Hello everyone, welcome you all to your own channel Keep Learning with Sandeep Bihan. Students, we had started our chapter 10 of class 7th of DAV publication, that is the rise of small kingdoms in North India. We had done about various kingdoms and the governance, we had done administration, economy, society and religion in the North India. Today we will discuss about the education, that what was the system of education and how did it prevailed at that time or at the beginning of the medieval period in northern part of the country. So let's begin. Superstition and narrow mindedness were a great hurdle to education. देखो फर्स्ट लाइन ही बेटा क्या है, सुपरस्टिशन. हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था कि जो भक्त सेंट्स थे दे यूज टू अपोज व्हाट, सुपरस्टिशन एंड नैरो माइंडेडनेस. वो इस चीज़ को अपोज करते थे, वो कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट. सो बट सुपरस्टिशन एंड नैरो माइंडेडनेस ये दोनों जो चीज़ें थी, यानी छोटी सोच, ठीक है, और साथ में अंधविश्वास, ये दोनों ही चीज़ें, दीज वर अ ग्रेट हर्डल. हर्डल होता है रुकावट, किस चीज़ में, एजुकेशन में. अब सपोज अगर हम लोगों की सोच ये है कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं देनी, लड़कियों को शिक्षा नहीं देनी, तो यानी कि ये भी तो शिक्षा को बढ़ावा देने में एक क्या है, रुकावट है. तो किसी भी तरह के जो अंधविश्वास और छोटी सोच थी लोगों की, नैरो माइंडेडनेस थी, दैट वाज अ बिग हर्डल टू द एजुकेशन. The element education was limited to temples and monasteries. Elementary education means the basic education. तो beginning जो थी वो कहाँ पर होती थी, that was limited to temples and monasteries. हिंदू जैसे मंदिरों में शिक्षा लेते थे, जो बौद्ध बुद्धिस्ट थे वो मोनेस्ट्रीज में शिक्षा लेते थे. The universities of Nalanda and Vikramshil became important centers of higher education. तो जो मेन जो हायर एजुकेशन के, एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ, मंदिरों में और बौद्ध विहारों में हो रही है, टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज में हो रही है, लेकिन जो हायर एजुकेशन है वो उनके जो मेन सेंटर्स थे वो कौन कौन से थे, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशील. द स्टडी ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन वॉज एनकरेज्ड. फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस एजुकेशन तो बहुत दी जाती थी, बट जो मैथमेटिक्स एंड साइंस रिलेटेड जो सब्जेक्ट थे उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी. दीज सब्जेक्ट्स वर इग्नोर्ड. अब जो रीजनल लैंग्वेजेस थी लाइक मराठी, गुजराती एंड बंगाली, दे डेवलप्ड. वो बहुत अच्छे से उनका विकास हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि जो भक्त सेंट थे वो जब अपनी प्रीचेस देते थे, वो जो अपने उपदेश देते थे वो लोकल भाषा में देते थे, रीजनल लैंग्वेजेस में वो देते थे. तो इसलिए ये लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आए, इनका बहुत विकास हुआ. बट इनसे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज थी दैट वाज संस्कृत. ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा मिला, प्रोत्साहन मिला, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज वाज द संस्कृत. इसके अलावा जो बुक्स लिखी जाती थी दैट वाज इन पाली एंड प्राकृत. और कौन सी बुक्स ऑन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. तो यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड जो किताबें लिखी जाती थी उस समय वो कौन सी भाषा में लिखी जाती थी, पाली एंड प्राकृत. अब देखो बेटा, आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से निकलते हैं कि जो सेंट्स थे वो अपनी प्रीचिंग कौन सी भाषा में देते थे, वो जो अपने सॉन्ग्स यानी जो धार्मिक जो वो भजन बनाते थे या सॉन्ग्स जो वो बनाते थे वो कौन सी भाषा में बनाते थे, रीजनल लैंग्वेज में, मराठी, गुजराती और बंगाली. मेन प्रोमिनेंट लैंग्वेज कौन सी थी, संस्कृत. लेकिन जो बुक्स बुद्धिज्म और जैनिज्म पर जो बुक्स लिखी जाती थी वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी, पाली एंड Prakrit. So it means different languages have their own particular prominent places where they were used. Now next is art and architecture. कला का किस प्रकार विकास हुआ इस समय पे. तो अगर हम लोग कला की बात करते हैं तो the examples of the paintings of North India can be found in the form of murals in palaces. Murals आप यहाँ पर एक word देखेंगे बेटा, मुराल्स इन पैलेसेस, केव्स एंड टेम्पल्स. मुराल्स होती हैं दीवारों के ऊपर ही बनाई गई बड़ी बड़ी तस्वीरें, यानी वॉल पेंटिंग्स यू कैन सी. मुराल्स को आप क्या कह सकते हो, वॉल पेंटिंग्स. ओके, तो वॉल पेंटिंग्स यानी दीवारों के ऊपर बनाई गई पेंटिंग्स. तो महलों में, गुफाओं में, मंदिरों में, इन सब जगहों पर दीवारों के ऊपर ही जो है डायरेक्ट पेंटिंग की जाती थी.
और वो पेंटिंग कहीं ना कहीं उस समय के कला के विकास को दिखाती हैं। जैन मॉन्क्स एंड पेंटर्स ऑफ बंगाल डेवलप्ड द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग हमारे सामने वर्ड पहले भी आया था। तो मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती हैं? स्मॉल पिक्चर्स ड्रॉन टू इलस्ट्रेट बुक्स। अब किसी बुक की को इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी बुक को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो एक वो मॉडल पिक्चर तैयार करते थे उसको बोला जाता था मिनिएचर पेंटिंग। क्या बोला जाता था उसको? मिनिएचर पेंटिंग। और वो एक पेंटिंग उस बुक को कहीं ना कहीं उसको फुल्ली इंट्रोड्यूस वो करती थी। द लिंगराज and Mukteshwar temple at Bhubaneswar and Konark temple at Sun temple at Konark are the fine examples of the architecture of the period from 8th to 12th century। तो 8th to 12th century के बीच में ये जो अभी हमने temples किए हैं, these are the very good examples of properly developed architecture at that time। Next is trade। ट्रेड की अगर हम लोग बात करते हैं, व्यापार की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एट दैट टाइम इंडिया डेवलप ट्रेड रिलेशन विद द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। यानी एशियन जो कंट्री थी, अभी मैं सिर्फ एशियन कंट्रीज की बात कर रही हूँ, यूरोपियन कंट्रीज या किसी और कंट्रीज की नहीं। एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें भारत को छोड़कर बाकी जो देश थे अलग अलग दिशाओं में, वहाँ पर जो है इंडिया हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद दोज कंट्रीज। विच काइंड ऑफ रिलेशनशिप? ट्रेड रिलेशनशिप। इसके बाद जो अगला रिलेशनशिप था इंडिया को एशिया को निकाल कर, तो दैट वाज विद द यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज से लिंक के दो तरीके थे, वाया रोड भी था, ठीक है, वाया रोड्स भी था, एंड वाया जो है हम लोग समुद्री रास्ते भी हम लोग कह सकते हैं, समुद्री रास्तों के थ्रू भी था। दिस ब्रॉट इंडियंस। अब जब दूसरे देशों के साथ हमारे लिंक्स बनने शुरू हुए, तो ऑफ कोर्स दिस ब्रॉट इंडियंस इनटू क्लोज कांटेक्ट विद द डेवलपमेंट इन अदर कंट्रीज। दूसरे देशों में क्या हो रहा है, किस प्रकार विकास हो रहा है, लोग वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब हम कहीं पर जाते हैं तो हमें वहाँ के बारे में जानने को मिलती हैं, राइट। द कॉमन फीचर्स इन द पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन डिफरेंट पार्ट्स ब्रॉट द पीपल ऑफ इंडिया क्लोजर, ठीक है, क्लोजर टू ईच अदर। तो क्या है, अब लोग एक दूसरे के और पास आने लगे, यानी लोगों के अंदर कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल इंटरेक्शन बढ़ने लगी। अभी इस इंटरेक्शन बढ़ने के कारण फ़ायदा किसको हुआ? जो हमारे कुछ नेबरिंग जो रूलर्स थे, लाइक रूलर्स फ्रॉम अफगान, टर्किश एंड मुगल्स, दे टुक एडवांटेज ऑफ इट। एंड हाउ डिड दे टेक द एडवांटेज? दे ट्राइड टू एस्टैब्लिश देयर रूल इन इंडिया बाय इन्वेडिंग आवर कंट्री। उन्होंने हमारे देश के ऊपर अपने अलग अलग समय पे उन्होंने क्या किया, हमारे देश पर आक्रमण किया और हमारे देश को अपने कब्जे में ले लिया। तो इसका मतलब हर चीज़ का जहाँ फ़ायदा होता है बेटा वहाँ नुकसान भी होता है। देखो हमने ट्रेड रिलेशंस बढ़ने के साथ साथ जहाँ हमें एक पॉजिटिव साइड मिली, दैट वी लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स, वी क्रिएट न्यू रिलेशनशिप्स, ठीक है, वहीं पर क्या हुआ, कुछ आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर क्या किया, आक्रमण भी किया। तो ये जो क्लोज रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ, इट वाज अ बून फॉर देम, उनके लिए तो ये क्या था, एक वरदान था। नाउ द लास्ट थिंग इज, डू यू नो द वर्ल्ड फेमस खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स was built by Chandela's rulers of Bundelkhand, who were earlier the feudatories of Pratiharas. Okay, they were the feudatories of Pratiharas. तो ये बोल रहे हैं कि जो खजुराहो के मंदिर है, यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं बेटा कि खजुराहो के जो मंदिर हैं वो किसने बनवाए थे? Those were built by Chandelas। अभी चंडेला कौन थे? ये थे चंडेलास कौन थे? They were the rulers of बुंदेलखंड। बुंदेलखंड एरिया बेटा अगर हम लोग बात करते हैं वो सेंट्रल इंडिया में थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में आता है, जस्ट लाइक दिस, सॉरी, ये इंडिया का सदर्न पार्ट है ना, तो यहाँ कहीं पर जो है बुंदेलखंड का एरिया है हमारा। ओके, तो वो यहाँ के राजा थे, लेकिन वो राजा बने किन में से? आपको याद होगा हमने जो इकोनॉमिक सिस्टम अभी पीछे किया था, तो उसमें क्या था कि जो राजा महाराजा थे वो अपने दूसरे राज्यों में क्या करते थे, कुछ लोगों को अपॉइंट करते थे जो कि उनके बदले में टैक्स लेते थे।
लेकिन हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि इसी के कारण जो बड़े बड़े एम्पायर थे वो छोटे छोटे एम्पायरों में डिवाइड हो गए। क्यों? क्योंकि अभी जो फ्यूडल सिस्टम चल रहा था टैक्स कलेक्शन का, जो मीडिएटर्स थे वो खुद उन्होंने टैक्स अपने बेसिस पर कलेक्ट करना शुरू कर दिया। वो सारा टैक्स राजा महाराजाओं तक नहीं पहुंचाते थे, तो उन्होंने वो अपने आप को उन्होंने पावरफुल बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसा एक एग्जाम्पल है हमारे सामने किनका? चंडेलास फ्रॉम बुंदेलखंड। और ये किसके फ्यूडेटरीज थे? दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ प्रतिहारास, जो हमने किए थे। आई होप यू हैव रिमेम्बर्ड इट। तो ये प्रतिहारा वंश के जो थे फ्यूडेटरीज थे, लेकिन उन्होंने अपना एक राज्य वहीं पर स्थापित कर लिया और इन्होंने ये मंदिर बनवाए खजुराहो के। दिस टेम्पल्स आर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। तो यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर सुंदर हमें कलाकृतियाँ देखने को मिल सकती हैं। बहुत ही सुंदर हमें मूर्तियाँ इसमें इंटरनल बनी हुई हमें देखने को मिल सकती है। सो दीज आर दी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटीफुल आर्ट एंड स्कल्पचर्स in the North India during that time. Beta, here our chapter is finished. I hope that all the concepts are clear to you. If you have any doubt, you can ask me. Now here are the keywords and you have to write down these keywords in your notebook. Let us discuss them. The first one is epic poem. Epic poem क्या होती है? A long narrative poem which narrates the heroic deeds of any पर्सन। अब ये क्या है? ये एक लंबी कविता होती है जो किसी ना किसी के बहादुरी का व्याख्यान करती है। अब जैसे अगर हम लोग रामायण और महाभारत की बात करें तो वो भी एक पोयम है दोहों के रूप में, ठीक है। इसमें किसका व्याख्यान किया गया है? रामायण में श्री राम जी के जो पूरा जीवन काल है उसके बारे में बताया गया है। तो इसी प्रकार एपिक पोयम क्या होती हैं? दीज आर द लॉन्ग नैरेटिव पोयम इन अ स्टोरी फॉर्म। नेक्स्ट, फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम आपको बताया था द सोशियो पॉलिटिकल सेटअप ऑफ मिडाइवल यूरोप बेस्ड ऑन लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। लोगों से जो है क्या करते थे, वो कुछ लोगों को अपनी ज़मीन दे देते थे और साथ में उनको बोलते थे कि अब इस एरिया से पूरा टैक्स कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। नेक्स्ट इज मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग आपको बताया था बेटा, स्मॉल पेंटिंग एग्जीक्यूटेड विद ग्रेट डिटेल। ग्रेट डिटेल मतलब एक छोटी सी पेंटिंग, पर वो छोटी सी पेंटिंग एक पूरी बुक को डिस्क्राइब करती है। ओके, देन मुराल पेंटिंग, आई टोल्ड यू दिस इज द पीस ऑफ आर्ट ऑन वॉल्स। नेक्स्ट, पेट्रॉन, अ पर्सन हु सपोर्ट्स एन आर्टिस्ट। पेट्रॉन कौन होते हैं? जो किसी भी पर्टिकुलर आर्टिस्ट, राइटर या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को फेवर करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिलॉसफी। फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ नेचर, कॉज ऑफ प्रिंसिपल्स और रियलिटी, यानी किसी ना किसी तर्क के आधार पर जो हम लोग जो स्टडी करते हैं, जो अपने सिद्धांत बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी। यानी किसी ना किसी ट्रू फैक्ट के बेसिस पर वी आर सेइंग समथिंग, दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ। तो पहले राजा महाराजा क्या करते थे? वो एक से ज़्यादा वाइफ्स रखते थे, ठीक है, एक से ज़्यादा उनकी रानियाँ होती थी। तो that system is called polygamy. I hope that all these terms are clear to you. Write down these terms in your notebook and we'll discuss the question answers in our next class. Okay, till then, all of you take care, stay safe at home and have a good day.